हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड 2.0 पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज भारती का नॉवेल अनहोनी का तीसरा भाग। रोशन राय इस वक्त खाना खाने में मस्त था। नफीसा बेगम उसके सामने बैठी उसे घूरे जा रही थी। रोशन राय रोस्टेड चिकन को झंझोड़ते झंझोड़ते अचानक रुका और अपनी बीवी की तरफ देखकर बोला, खाना खाओ, मुझे क्या देख रही हो, क्या नज़र लगाओगी। उसे चुप लग गई है। नफीसा बेगम ने दुखी स्वर में कहा, किसे बाबा। रोशन राय चिकन प्लेट में रखते हुए बोला, अपने समीर को। मैं और किसकी बात करूंगी। नफीसा बेगम के लहजे में व्यंग भर आया था। कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, रोशन राय लापरवाही से बोला। चंद दिन वह परेशान रहेगा ही। उसे कब्रों का हाल मालूम हो गया है। कब्रों का हाल तो सिर्फ मुर्दा जानता है, भला उसे कैसे मालूम होगा। खैर, अगर मालूम हो गया है तो उसने कब्रों में दो जग यानी नर्क की आग भड़कती हुई भी देख ली होगी। रोशन राय के लहजे में धमकी थी। वह अस्पताल भी आया है। उसे यह भी बात मालूम हो गई है कि नमीरा और उसकी बच्ची की मौत अस्पताल में नहीं हुई। नफीसा बेगम ने भेद खोला। तुमने इस बात की तस्दीक तो नहीं की। रोशन राय ने उसे घूरते हुए लापरवाही से पूछा। मैं किस तरह तस्दीक कर सकती हूँ। नफीसा बेगम तेज़ लहजे में बोली। बहुत परेशान है। मुझे अंदेशा है कि कहीं वो कुछ कर ना बैठे। नफीसा बेगम, कुछ नहीं होगा, तुम परेशान मत हुआ करो। रोशन राय ने इत्मीनान के साथ कहा। तुम बस अपना मुंह ना खोलना। मुझे पूरी बात बताओ, आखिर हमारी बहू नमीरा और उसकी बच्ची कहाँ है। ये ठीक है, मुझे नमीरा का बच्ची को जन्म देना पसंद नहीं आया था, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि उसका वजूद ही मिटा दिया जाए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, रोशन राय ने तसल्ली देनी चाहिए। अगर वो दोनों जिंदा है तो फिर कहाँ हैं। मुझे नहीं मालूम। देखो बाबा, मुझे खाना खाने दो, बहुत भूख लगी है। कभी कभी तो मुझे भूख लगती है। रोशन राय फिर से खाने में लग गया। नफीसा बेगम कुछ देर तो उसे देखती रही। फिर जाने क्यों उसे देखकर कुत्ते की सी शक्ल बार बार उसके सामने आने लगी। उससे बर्दाश्त नहीं हो सका। वह एक झटके से उठी, वह बाहर जाने लगी। नफीसा बेगम, अपनी ज़ुबान बंदी रखना। इसी हवेली में इसी में इस हवेली की भलाई है। रोशन राय ने सीधे साफ शब्दों में चेतावनी दी। नफीसा बेगम ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा, बस तेजी से कमरे से निकल गई। रोशन राय कुछ एक क्षणों तक घूरती नज़रों से दरवाजे को देखता रहा। तभी दरवाजे से लौंग सरी दो दूसरी सेविकाओं के साथ कमरे में दाखिल हुई। नफीसा बेगम ने खाना लग जाने के बाद इन नौकरानियों को बाहर जाने का हुक्म दिया था, ताकि अपने पति से बात कर सके। अब जब नफीसा बेगम बाहर निकल गई थी तो ये तीनों भीतर आ गई थीं। लॉन्गसरी ने अंदर आकर जब नफीसा बेगम की प्लेट बिल्कुल साफ देखी तो उसे बड़ी हैरत हुई। वह बेअख्तियार ही बोल उठी, अरे मालकिन ने खाना नहीं खाया। पता नहीं, रोशन राय ने सख्त लहजे में जवाब दिया। लॉन्गसरी ने सहम कर चुप्पी साध ली थी। माँ, मैं क्या करूँ। समीर माँ के कदमों में बैठा हुआ था। सब्र कर बेटा। माँ ने उसके सिर पर बड़ी मोहब्बत से हाथ फेरा। माँ, मैं सब्र नहीं कर सकता। मैं नमीरा को तलाश करूंगा, मैं उसे ढूंढ कर रहूंगा। माँ, तुम नहीं जानती हो कि मुझे मेरी बच्ची कितनी याद आ रही है। डॉक्टर सहगल ने बताया था कि वो इतनी खूबसूरत थी कि एक बार उस पर नज़र पड़ जाए तो देखने वाला उस पर से नज़र ना हटा सके। माँ, मैंने नमीरा से अपनी पसंद से शादी की थी। मैं जानता हूँ आप दोनों दिल से इस शादी के हक़ में नहीं थे। तो क्या माँ, नमीरा से किसी किस्म का इंतकाम लिया गया है। माँ, कुछ तो बताओ। समीर ने माँ को हसरत भरी निगाहों से देखा। मैं क्या बताऊँ बेटा, बहुत कुछ तो तूने खुद ही मालूम कर लिया है। नफीसा बेगम ने उसे बेबसी से देखा। माँ, कोई ऐसी बात, कोई ऐसा इशारा जो मुझे मेरी नमीरा तक पहुँचा सके। समीर ने माँ के सामने हाथ जोड़ दिए थे। मैं तुमसे वायदा करता हूँ माँ, अगर वो मुझे मिल गई तो उसे यहाँ से लेकर चला जाऊँगा। उसकी तुम कभी सूरत भी ना देख पाओगी। बेटा, मैं कुछ नहीं जानती। नफीसा बेगम की आंखें भीगने लगीं। इसका मतलब है कि अब मुझे अब्बू का सामना करना पड़ेगा। समीर के लहजे में सख्ती भर आई। माँ, तुम समझ सकती हो कि अगर उन्होंने नमीरा के बारे में जुबान खोली तो फिर कुछ भी हो सकता है। क्या करेगा तू, अपने बाप को कत्ल कर देगा। फिर क्या होगा, तुझे फांसी हो जाएगी। नमीरा तो तुझे फिर भी ना मिलेगी। नफीसा बेगम ने उसे हौलनाक अंजाम से आगाह किया। मैं फिर क्या करूँ माँ। समर समीर तड़प कर बोला, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अपने बाप के सामने जाने की कोशिश ना करना, इससे कुछ हासिल ना होगा। मैं अपने तौर पर उनसे कुछ मालूम करने की कोशिश करूंगी, तो हौसला रख। जोश में मत आ, बेताबी ना दिखा। नफीसा बेगम ने समझाया। मैं कुछ करती हूँ माँ, जो कुछ करना है जल्दी करो, मेरे पास वक्त कम है, मुझे वापस बम्बई भी जाना है। बेटा, मेरी सलाह मान, तू बम्बई लौट जा। तेरा पढ़ाई का हर्ज भी होता होगा। मुझे जैसे ही नमीरा के बारे में कुछ मालूम होगा मैं तुझे वहाँ से बुलवा लूँगी। नफीसा बेगम ने उसे एक दूसरा ही रास्ता दिखाने की कोशिश की। ठीक है माँ, जैसा आप चाहें। समीर राय की ज़ुबान पर यह बात आई तो उसके दिल में ना थी।
दिल में तो कुछ उसने कुछ और ही ठान रखा था। रॉली अभी जीप में बैठ ही रहा था कि पीछे से किसी ने उसे पुकारा, रॉली साहब। रॉली ने मुड़कर देखा, हवेली का एक मुलाजिम शरफू उसकी तरफ दौड़ा चला रहा था। रॉली इत्मीनान से जीप में बैठ गया और इग्निशन में चाबी लगाकर शरफू का इंतज़ार करने लगा। शरफू जीप के निकट पहुंचा तो बुरी तरह हाँफ रहा था। क्या हुआ शरफू? रॉली ने पूछा। रॉली साहब, आपको छोटे मालिक ने बुलाया। शरफू ने उतरती चढ़ती सांसों के बीच बड़ी मुश्किल से कहा। छोटे मालिक ने? रॉली हैरान हुआ। फिर यह सोचकर शायद शरफू से कोई भूल हुई है, उसने तस्दीक चाही। शरफू, छोटे मालिक ने या बड़े मालिक ने? छोटे मालिक ने रॉली साहब, शरफू ने स्पष्ट किया। अच्छा। रॉली ने चाबी गाड़ी से निकाल ली और जीप से कूदकर बाहर आ गया। कहाँ है वे? अपने कमरे में। शरफू रॉली के साथ हवेली की तरफ बढ़ने लगा। उनके पास और कौन है? रॉली ने पूछा। मुझे नहीं मालूम, शरफू ने बताया। मुझे उन्होंने दरवाजे से आपको बुलाने का हुक्म दिया था। अच्छा ठीक है, रॉली को सोचते हुए बोला। शरफू, तुम ज़रा एक काम करो, मैं छोटे मालिक के पास जाता हूँ, पता नहीं वहाँ कितनी देर लगे। मैं इस वक्त बड़े मालिक के काम से जा रहा था। तुम ज़रा उन्हें जाकर ये बता दो कि मैं अभी हवेली से गया नहीं हूँ, मुझे छोटे मालिक ने बुलवाया है। ठीक है, मैं जाकर बड़े मालिक को बता देता हूँ। कहाँ है वह इस वक्त? वह बड़े वाले ड्राइंग रूम में अपने दोस्तों के साथ ताश खेल रहे हैं। तुम अंदर चले जाना है, दरवाजे पर जो भी बंदा खड़ा हो उसे कहलवा देना, रॉली ने समझाया। ठीक है जी, शरफू यह कहकर दूसरी राहदारी की तरफ चला गया। रॉली इस सोच के साथ और अंदाज़ा लगाता हुआ समीर राय के कमरे की तरफ बढ़ा कि आखिर उन्होंने उसे क्यों बुलवाया है। वह किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सका। जब वह दरवाजे के सामने पहुंचा तो एक क्षण को उसका दिल जोर से धड़का। उसने हिम्मत करके दरवाजे पर आहिस्ता से दस्तक दी। आ जाओ। अंदर से समीर राय की आवाज़ आई। वह दरवाज़ा खोलकर अंदर गया तो उसे समीर राय सामने सामने सोफे पर बैठा नजर आया। उसके हाथ में रिवॉल्वर था और उसका रुख रॉली की तरफ था। रिवॉल्वर देखकर रॉली एक क्षण के लिए ठिठक गया। आ जाओ, डरो मत, समीर राय ने रिवॉल्वर सोफे पर रखते हुए कहा। जी मालिक, आपने मुझे बुलाया? रॉली की आवाज़ में हल्की सी कपकपाहट थी। हाँ, मैंने तुम्हें बुलाया और ये बात तुम अच्छी तरह समझ गए होगे कि मैंने तुम्हें क्यों बुलाया है। नहीं मालिक, मैं नहीं समझा। वह समीर से कुछ कदम के फासले पर पहुंचकर रुक गया। देखो रॉली, मुझसे झूठ मत बोलना, समीर ने उसे सचेत किया। मालिक, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूँगा? मैं आपका नमकवार हूँ, आपका खादिम हूँ। नमीरा और मेरी बच्ची कहाँ है? समीर ने रिवॉल्वर फिर अपने हाथ में उठा लिया। मालिक, मुझे नहीं मालूम। रॉली, तू ये तो जानता है कि वे दोनों कब्रें खाली थीं? मैं नहीं जानता, रॉली ने निर्भयता के साथ इनकार किया। अच्छा। समीर राय ने उसे घूर कर देखा। तू ये तो जानता है कि मेरे हाथ में क्या है? हाँ मालिक, आपके हाथ में रिवॉल्वर है, रॉली ने सहज भाव से जवाब दिया। और ये रिवॉल्वर भरा हुआ है रॉली। तू जानता होगा कि इसमें 6 गोलियां हैं। हाँ मालिक, जानता हूँ। अगर ये रिवॉल्वर चल गया तो फिर तेरे जिस्म को छलनी होने से कोई नहीं बचा सकेगा। मालिक, मेरा कसूर तो बताएं। मैं ये बात अच्छी तरह जानता हूँ कि तू सब जानता है, लेकिन तू सच बोलने से कतरा रहा है। मालिक, मुझे कुछ मालूम होता तो आपको ज़रूर बता देता। रॉली, तू इतना तो बता सकता है कि मेरी नमीरा और मेरी बच्ची जिंदा है? मैं जानता तो ज़रूर बता देता मालिक। उसके इस जवाब पर समीर को गुस्सा आ गया। उसने रिवॉल्वर सोफे पर फेंका और उठकर रॉली के मुंह पर थप्पड़ों की बरसात कर दी। कसकर 4-5 थप्पड़ लगाए। रॉली ने थप्पड़ खाकर सिर झुका लिया। बोला कुछ नहीं, खामोश रहा, लेकिन भीतर ही भीतर खौल रहा था वह। दफा हो जाए यहाँ से कुत्ते, समीर राय गुस्से में चीखा, वरना अभी तुझे भून कर रख दूंगा। रॉली ने शुक्र मनाया। वो बड़ी तेजी से दरवाजे की तरफ भागा और बाहर निकल गया। वो जैसे ही दरवाजे से बाहर निकला उसे अपना जुड़वा भाई होली दिखाई दिया। वो तेजी से इधर ही आ रहा था। क्या हुआ? उसने रोली के निकट पहुंचकर पूछा। तुम कैसे आ रहे हो? वे दोनों साथ साथ चलने लगे। मुझे मालिक ने भेजा है, होली ने जवाब दिया, तुम्हें देखने के लिए। आओ फिर मालिक के पास चलें। रॉली उसे साथ ले रोशन राय के कमरे की तरफ बढ़ गया। जब वे ड्राइंग रूम में पहुंचे तो रोशन राय पत्ते फेंट रहा था। इन्हें देखकर उसने हाथ रोक लिया। फिर रॉली के चेहरे पर नज़र टिकाते हुए बोला, रॉली, कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है? नहीं मालिक, रॉली मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोला। जाओ फिर, वह काम निपटाओ जो मैंने तुम्हें बताया था, फिर इत्मीनान से बात करेंगे। जी मालिक, रॉली ने दोनों हाथ जोड़कर कहा और फिर उल्टे कदमों चलता कमरे से निकल गया। होली रोशन राय की पीठ पीछे जा खड़ा हुआ था। सुबह 6 बजे नफीसा बेगम ने समीर राय के कमरे का दरवाज़ा जोर से खटखटा दिया। समीर रात देर से सोया था। अभी वह गहरी नींद में था कि दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ से उसकी आंख खुल गई। वह गुस्से से झुंझलाता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसने दरवाज़ा खोला तो अपनी माँ को सामने पाया। उसने एक तरफ हटते हुए उन्हें अंदर आने का रास्ता दिया और उनके अंदर आने के बाद दरवाज़ा बंद कर दिया। माँ, खैरियत तो है? वह माँ के चेहरे को गौर से देखते हुए बोला। हाँ, सब खैरियत है। तुम ऐसा करो, मुँह हाथ धो लो, तुम्हारा नाश्ता तैयार है।
माँ, ये आप क्या कह रही हैं? वह बेड पर बैठते हुए बोला। उस पर अभी भी उनींदगी सवार थी। तुमको वापस मुंबई जाना है माँ। माँ ने जैसे आदेश सुनाया था। बम्बई जाना है? लेकिन क्यों? बाहर गाड़ी तैयार खड़ी है, तुम जल्दी से नाश्ता कर लो। माँ ने जैसे उसकी सुनी ही नहीं थी। माँ, साफ साफ बात करो। समीर राय की त्योरियां चढ़ गईं। क्या ये अब्बू का हुक्म है? हाँ, नफीसा बेगम ने एक गहरी सांस लेकर कहा। और अगर मैं जाने से इनकार कर दूं तो? समीर की उनींदगी जाती रही थी। वह फुफकारा। मैंने तुमसे मना किया था कि अब्बू से सामना मत करना। माँ, मैंने अब्बू से कोई सामना नहीं किया है। हाँ, उस कुत्ते रौली को जरूर थप्पड़ लगाए हैं। तुमने ऐसा करके गलती की। नफीसा बेगम ने नफीसा बेगम के लहजे में तीखापन था। माँ, आप मेरी बात गौर से सुन लें। मैं मुंह हाथ धो लूँ फिर अब्बू के सामने जाता हूँ, उनसे भी बात करनी ही होगी। तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे? कहते हुए नफीसा बेगम ने उसके सामने हाथ जोड़ लिए। तुम्हें खुदा का वास्ता। माँ, अब्बू मुझ पर बराबर जुल्म किए जाते हैं, मैं कब तक चुप रहूं? तू क्या चाहता है कि मैं तेरे कदमों में गिर पड़ूं? अल्लाह ना करे कि कभी ऐसा वक्त आए। समीर ने माँ के दोनों हाथ पकड़ लिए। वह करीब आया तो उसने देखा कि उसकी माँ की आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। बेटा, मेरी बात मान ले, तू मुंबई लौट जा। ठीक है माँ, आपकी खातिर चला जाता हूँ। समीर राय माँ की आंखों में आंसू ना देख सका। उसने हार मान ली। मैं हाथ मुंह धोकर आता हूँ, आप नाश्ता मंगवाएं। उसने जल्दी ब्रश किया, हाथ मुंह धोया और बाथरूम से बाहर आ गया। इतनी देर में नाश्ता आ चुका था। नफीसा उसे बाथरूम से निकलते देखकर उसके लिए चाय बनाने लगी। समीर खामोशी से नाश्ता करने लगा। देख बेटा, तू अपने अब्बू के मिजाज से तो अच्छी तरह वाकिफ़ है। माँ ने समझाने के अंदाज में कहना शुरू किया। तू जानता है कि वह अपने अलावा कुछ नहीं सोचते। जो उनके दिल में आता है कर गुजरते हैं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, चाहे उनके सामने अपनी बीवी हो या बेटा हो या कोई गैर शख्स हो। वह तो सबको एक ही पंक्ति में खड़ा कर देते हैं। बेटा, तू दिल छोटा ना कर। मैं मौका देखकर पता कर लूँगी। नहीं अम्मी, अब आप कोई बात ना करना। अब क्या बात करनी है? अब क्या बात करनी है? मुझे हवेली छोड़ने का हुक्म मिल गया है, मैं जा रहा हूँ। लेकिन एक बात याद रखना माँ, मैं हवेली इसलिए नहीं छोड़ के जा रहा कि ये मेरे बाप का हुक्म है। यह हवेली मैं इसलिए छोड़कर जा रहा हूँ क्योंकि मैंने अपनी माँ की आंखों में आंसू देखे हैं। मैं आपकी वजह से, आपके कहने पर यहाँ से जा रहा हूँ। कहते हुए समीर राय की आवाज़ रूंध गई। वह कुछ एक क्षणों के लिए रुका, खुद को संभाला, फिर आगे बोला। माँ, मैं आपको एक बात बताता हूँ। मुझे अपना बाप कभी पसंद नहीं आया। वह बाप लगता ही नहीं। पता नहीं माँ, आप एक पत्थर दिल हिटलर जैसे शख्स के साथ किस तरह ज़िंदगी गुजार रही हैं। नफीसा बेगम ने कुछ कहने के लिए होठ खोले मगर वो बोल नहीं पाई। उसके दिल से घटा सी उठी और वो बेअख्तियार रोने लगी। खाना खाते हुए रोशन राय ने अचानक अपने सामने बैठी नफीसा बेगम पर नज़र डाली। वह खाली प्लेट अपने सामने रखे अपने ख्यालों में गुम थी। खाना खाओ नफीसा बेगम। रोशन राय उसे गहरी नज़रों से देखते हुए बोला। खाना क्यों नहीं खा रही? खाती हूँ राय साहब। बेटे के जाने का गम है। मेरी समझ में नहीं आया कि आखिर तुम्हें गम क्यों है भाई। वह बम्बई में पढ़ रहा है, उसे आज नहीं तो कल जाना ही था। अगर वह आज चला गया तो इसमें परेशानी की क्या बात है? रोशन राय ने उसे समझाने की कोशिश की। उसे जिस तरह भेजा गया ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं। नफीसा बेगम ने उसे तीखी निगाहों से देखा। तुम नहीं जानती कि वह अपनी मासूमियत में आग से खेलने की कोशिश कर रहा था। वह मेरा बेटा है, मैं आखिर उसे आग से किस तरह खेल लेने देता? आपने अपने बेटे के साथ बड़ा जुल्म किया है। क्या उसे ये भी हक नहीं कि वह अपनी बीवी और बच्चों के बारे में मालूम कर सके? आखिर आप पता क्यों नहीं देते कि वो दोनों कहाँ हैं? आपका ख्याल है कि ये बात उसे कभी मालूम नहीं होगी? ये राज हमेशा राज ही रहेगा? मैं अब उसकी जल्दी शादी कर देना चाहता हूँ, रोशन राय लापरवाही से बोला। वह चंद दिनों में ही सब कुछ भूल जाएगा। मेरा ख्याल है कि समीर की बजाय आपने खुद ही शादी कर लें। नफीसा बेगम ने गुस्से से कहा और उसे खाना खाते छोड़कर कमरे से निकल गई। रोशन राय ने उसके यूं चले जाने की बिल्कुल परवाह नहीं की। वह बदस्तूर इत्मीनान के साथ खाना खाता रहा। रोशन राय उस दिन भी हमेशा की तरह सैर के लिए निकला था। घुड़सवारी उसका शौक था। वह सैर के लिए अधिकतर घोड़े पर ही निकलता था। रॉली और होली दोनों उसके पीछे थे। अभी वह बाग के निकट ही पहुंचा ताकि उसने आम के पेड़ के नीचे एक अजीबोगरीब शख्स को खड़ा देखा। उसका हुलिया भी अजीब सा था। दाढ़ी न मूछ, सिर धूम में चमकता हुआ, सिर पर एक बाल नहीं, सफ़ेद लिबास पहने हुए, हाथ में जंजीर, जैसे उसकी गाय या बकरी जंजीर छोड़कर भाग गई हो और जंजीर उसके हाथ में रह गई हो। वो शख्स हालांकि अभी तक फासले पर था, लेकिन बड़ी बेबाकी के साथ अपलक रोशन राय पर नजरें जमाए हुआ था। वो कुछ इस तरह देख रहा था कि रोशन राय उसकी तेज़ नज़रों को महसूस किए बगैर न रह सका। उसकी शख्सियत ही क्या,
किसी को आकर्षित करने के लिए कम थी कि उसका इस तरह घूर कर देखना। रोशन राय ने एक अजीब सी बेचैनी महसूस की थी। उस शख्स पर नज़र पड़ते ही उसने अपना घोड़ा रोक लिया और रॉली हॉली भी उसके दाएं बाएं आकर रुक गए। रॉली, ये कौन है? रोशन राय ने आंखों से ही सामने की तरफ इशारा किया था। रॉली उस अजीबोगरीब शख्स को एक नज़र देखकर बोला, मालिक, अपने इलाके का मालूम नहीं होता? मालिक, क्या आगे जाकर उसे रास्ते से हटा दूं? होली ने कहा। नहीं होली, खड़ा रहने दो, हमारा क्या लेता है? रोशन राय ने अप्रत्याशित सा जवाब दिया था। दोनों भाइयों ने चोर निगाहों से एक दूसरे की तरफ देखा। उन्हें पूरी उम्मीद थी कि रोशन राय उन्हें इस शख्स को रास्ते से हटाने का हुक्म देगा। तुम दोनों आगे चलो, रोशन राय ने कुछ सोचकर हुक्म दिया। उसका हुक्म सुनते ही दोनों भाइयों ने अपने घोड़े आगे बढ़ा दिए। वो अजीबोगरीब शख्स रास्ते के किनारे पर खड़ा था। जब रॉली और होली उसके सामने से गुजरे तो उसने अपनी आंखें झुका ली। वे दोनों उसे देखते हुए गुजर गए। रॉली के दिल में यह ख्वाहिश भी पैदा हुई कि इस शख्स के यहाँ खड़े होने का सबब पूछे, लेकिन इस ख्वाहिश के बावजूद वो उससे कोई सवाल न कर सका। जब वे दोनों आगे निकल गए और रोशन राय उस अजीबोगरीब शख्स के निकट पहुंचा तो उस शख्स ने फौरन अपनी नज़रें उठाकर देखा। उसकी नज़रों में जाने ऐसा क्या था कि रोशन राय ने अचानक अपने घोड़े की लगाम खींच ली। उसका घोड़ा ठीक उस शख्स के सामने रुक गया। कैसे हो रोशन राय? उस शख्स ने अपनी चमकती आंखों से उसे देखते हुए पूछा। रोशन राय उसकी बेअदबी पर तिलमिला कर रह गया। हवेली के बाहर उसे उसके नाम से पुकारने की जरूरत किसी में न थी, लेकिन इस अजनबी ने यह दुस्साहस कर दिखाया था। रोशन राय ने उसे उसकी इस घृष्टता पर सुनाना चाहा। उससे फौरन कहा, हम ठीक है बाबा। और रोशन राय अपनी ज़ुबान पर आने वाले इन शब्दों को सुनकर हैरान रह गया। और वह ऐसा तो कुछ नहीं कहना चाहता था, उसकी ज़ुबान ने उसका साथ छोड़ दिया था। तुम्हारे घर में कयामत आने वाली और तुम कह रहे हो ठीक हो? हैं? रोशन राय हैरत से बोला और बेअख्तियार घोड़े से कूद पड़ा। रोशन राय को घोड़े से कूदता देखकर रॉली हॉली भी तेजी से अपने घोड़ों से उतर गए और लंबे डग भरते हुए रोशन राय की तरफ बढ़े। अपने इन नमक हलालों से कहो कि हमसे दूर रहें, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। उस अजीबोगरीब शख्स ने उन दोनों की तरफ इशारा किया। रोशन राय ने ना चाहते हुए भी इशारे से उन दोनों को अपने निकट आने से रोक दिया। वे जहाँ थे वहीं रुक गए। बाबा, अभी तुमने किस कयामत का जिक्र किया? मेरी हवेली में कौन सी कयामत आने वाली है? भाई, कुछ हम भी तो सुने। रोशन राय अपने स्वभाव के विपरीत बेहद कोमलता के साथ बोला था। रोशन राय भुक्तभोगी था, एक वहमी शख्स था। कयामत का जिक्र सुनते ही उसे पसीना आ गया था। परेशान मत हो, मैं आ गया हूँ तुम्हें बताने, रास्ता दिखाने। मेरे कहने पर अमल करोगे तो सुखी रहोगे, वरना एक दिन आएगा कि तुम्हारी हवेली में सांप ही सांप होंगे। उस शख्स ने रोशन राय को अपनी काली चमकती आंखों से देखा। सांप? रोशन राय ने घबरा कर कहा। वह सांप से पहले ही डरा हुआ था। कितनी ही बार उसने अपने बेडरूम में किसी सांप का सरसराते हुए देखा था। वह मुर्दा आवाज़ में बोला, एक सांप तो पहले ही मेरे पीछे लगा हुआ है। आप किन सांपों की बात करते हो? वो तो एक मामूली सांप है, उसको अगर तुम मार भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उस शख्स ने लापरवाही से कहा। तुम उसे मामूली सांप कहते हो? उसने मेरी रातों की नींद हराम कर दी है। मैं अब बिना लाइट जलाए सो नहीं सकता। रोशन राय ने अपना दुखड़ा रोया। मैं जिस बात का जिक्र कर रहा हूँ, अगर वैसा हो गया तो तुम सूरज की रोशनी में भी चैन नहीं पाओगे। ओह! रोशन राय को अपने दिल की धड़कनों पर नियंत्रण ना रहा था। तुम वह बात बताओ बाबा, हम जानना चाहते हैं। शनिवार के दिन दोपहर के वक्त तुम्हारी हवेली में एक बच्ची जन्म लेगी। अगर वह बच्ची हवेली में रही तो तुम पर कयामत गुजरेगी। बस यूँ समझो कि चंद ही दिनों में तुम्हारी हवेली सुनसान हो जाएगी। हवेली में सांपों की फुफकार के अलावा कुछ सुनाई ना देगा। मैंने तुम्हें दिन और वक्त बता दिया है। झूठ और सच का तुम्हें खुद अंदाज़ा हो जाएगा। उस शख्स ने बड़ी गंभीरता के साथ भविष्यवाणी की थी। रोशन राय कुछ क्षण खामोश रहा, फिर उसने धीरे से पूछा, तुमने अपना नाम नहीं बताया बाबा? रोशन राय, मेरा नाम देवांग है। बाबा देवांग? फिर मैं क्या करूं? इस तबाही से कैसे बचूं? रोशन राय के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थीं। इस बात का तुम्हें चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थीं इस बात का तुम्हें इंतज़ाम करना होगा कि वह लड़की हवेली में पैदा ना हो, और जब वह जन्म ले ले तो उसे हवेली में लाने के बजाय एक ऊँटनी पर डालकर रेगिस्तान में छोड़ देना। बस तुम्हारा काम हो जाएगा। तुम्हारे सिर से बला टल जाएगी और जिसकी वह अमानत है वह वहाँ तक पहुँच जाएगी, और जिसकी वह अमानत है वह वहाँ तक पहुँच जाएगी। क्या क्या डबल डबल शब्द इधर उधर, पता नहीं टाइप हुई है कि किसी ने स्कैन करी है। और तुम्हारी ज़िंदगी बच जाएगी। ठीक है बाबा देवांग, तुमने जैसा कहा मैं वैसा ही करूँगा। रोशन राय ने किसी आज्ञाकारी बालक की तरह कहा था।
रोशन राय को अपनी वह आज्ञाकारिता बड़ी ऊपरी ऊपरी लग रही थी। वह तो सिर्फ आज्ञा देना जानता था, हुक्म सुनना नहीं। पर इस अजीबोगरीब शख्स की हस्ती ने ही उसे दहला कर रख दिया था। देवांग की भविष्यवाणी ने उसके होश उड़ा दिए थे। देवांग की बातों में दम था। रोशन राय जानता था कि उसकी बहू का प्रसव होने वाला है, और यह बात हवेली से बाहर का कोई व्यक्ति नहीं जान सकता था। यह अजीबोगरीब शख्स उसका नाम जानता था और उसे सांप वाली त्रासदी का भी इल्म था। फिर उसने बच्ची के जन्म का दिन व वक्त भी बता दिया था। देवांग की भविष्यवाणी रोशन राय के दिलो दिमाग में घर कर गई थी। रोशन राय भीतर से दहल गया था। उसने इस सिलसिले में किसी को कुछ नहीं बताया था। उसने समीर की बहू को निकट के एक छोटे शहर के अस्पताल में एडमिट करा दिया था। देवांग के कथानुसार अभी बच्ची के जन्म में 4 दिन बाकी थे, जबकि डॉक्टरों की रिपोर्ट के मुताबिक अभी कम से कम 2 हफ्ते बाकी थे। रोशन राय ने सोचा था कि चलो 4 दिन बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। रोशन राय को नमीरा वैसे ही पसंद नहीं थी। उसने हवेली में आकर खानदान वाली लड़की के साथ आने वाली जायदाद का रास्ता रोक दिया था। इस बात का रोशन राय को भीतर ही भीतर दुख था, लेकिन उसने अपने इकलौते बेटी की वजह से नमीरा को बर्दाश्त कर लिया था। मगर उसका शैतानी जहन उससे मुक्ति पाने को नित नए नए मंसूबे तराश रहा था कि देवांग की भविष्यवाणी ने मामला ही साफ कर दिया था। एक तो मध्यम वर्गीय परिवार की बहू, ऊपर से जन्म दे एक बच्ची को, और बच्ची भी कैसी, सब कुछ तबाह करने वाली, जन्म जली, अशुभ। रोशन राय ने तय कर लिया कि बच्ची के साथ उसकी माँ को भी लगे हाथों ठिकाने लगा देगा। रहस्य में देवांग की भविष्यवाणी सच साबित हुई। नमीरा ने शनिवार के दिन ठीक 12 बजे एक बच्ची को जन्म दिया। बच्ची को पैदाइश से इस दिन पहले हवेली के आसपास कई सांपों को देखा गया, जिन्हें रोशनगढ़ी के लोगों ने फौरन मार दिया, और जिस दिन बच्ची ने पैदा होना था उसे सुबह हवेली के अंदर 8-10 सांप लहराते हुए नजर आए, जिनमें से कुछ एक को हवेली के कारिंदों ने मार दिया। उस दिन रोशन राय ने ख्वाब में अपने आसपास बेशुमार सांप देखे। वह घबरा कर उठ बैठा। जब वह उठा तो अच्छा खासा सूरज निकला हुआ था। उसे हवेली में असाधारण शोर सुनाई दिया। बाहर आने पर उसे बताया गया था कि हवेली के विभिन्न हिस्सों में सांप नमदार हुए हैं, जिनमें कुछ एक को मार दिया गया है। वे लक्षण और फिर जब रोशन राय 12:15 बजे अस्पताल पहुंचा तो माँ बच्ची की पैदाइश की खबर उसकी प्रतीक्षक थी। अचानक ही बच्चे के रोने की आवाज़ रोशन राय को अपने निकट सुनाई दी। रोशन राय ने चौंक कर चारों तरफ देखा। वह अपने बेडरूम में बेड पर था। बच्ची के रोने की आवाज़ के साथ ही उस रात का वह सारा दृश्य उसकी आंखों के सामने घूम गया। उसने बारी बारी 2 ऊँटों को विपरीत दिशाओं में जाते देखा। रोशन राय के मोटे होठों पर एक निर्मम मुस्कुराहट खेलने लगी। फिर वह सोचते सोचते सो गया। देवांग के कहे पर अमल करके उसने हवेली को तबाही से बचा लिया था। रॉली गाड़ी चला रहा था। समीर राय उसके बराबर में बैठा था और गाड़ी में पीछे 4 सशस्त्र बंदों के साथ होली विराजमान था। गाड़ी रोशनगढ़ी से 10-12 किलोमीटर दूर निकल आई थी। अचानक ही रॉली को ब्रेक मारनी पड़ी। सामने सड़क पर एक कालीन किसी पेड़ के तने की तरह रास्ता रोके पड़ा था। यूं लगता था जैसे यह गोल गोल लिपटा हुआ कालीन किसी टेंट हाउस के ट्रक से लुढ़क कर सड़क पर आ गिरा हो। रॉली के हाथ होली भी गाड़ी से उतर रॉली के साथ होली भी गाड़ी से उतरकर कालीन की तरफ बढ़ा। रॉली ने कालीन का निरीक्षण किया तो उसे एक तरफ से लंबे बाल दिखाई दिए। ये बाल यकीनन किसी औरत के थे, और जब रॉली और होली ने तेजी से कालीन को खोला तो उसमें से जो औरत निकली उसे देखकर समीर राय की सांस रुक गई। वह उसकी बीवी नमीरा थी। समीर गाड़ी से निकला और हवा के तेज झोंके की तरह कालीन के पास पहुंचा और घुटनों के बल बैठ गया। उसने झुककर नमीरा का चेहरा अपने दोनों हाथों में ले लिया। नमीरा के बाल अब उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे। यूं लगता था जैसे सिरिंज के जरिए उसके बदन से पूरा खून निकाल लिया गया हो। उसका लिबास सही हालत में था, बस गले में दुपट्टा मौजूद नहीं था। समीर राय ने उसकी नब्ज देखी, सांस चेक की, दिल की धड़कन महसूस की, कहीं कुछ ना था। नमीरा जाने कब की इस दुनिया से कूच कर चुकी थी। समीर राय को नमीरा का आखिरी पत्र याद आया। हाय, वह कितनी तन्हा, कितनी अकेली थी। उसने उसके अकेलेपन का कोई ख्याल न किया। कितना निर्दयी रहा वह अपने नमीरा के प्रति। जाने वह किन हालात से गुजरी, जाने उस पर क्या बीत गई। नमीरा के लिखे वे शब्द जैसे बिच्छू बनकर समीर को डसने लगे। उसने नमीरा के चेहरे से बालों की लटें हटाई और पलक उसका चेहरा निहारने लगा। उसकी आंखें डबडबा आई थीं। रॉली और होली उसके पीछे हाथ बांधे खड़े थे। नमीरा का चेहरा देखते देखते रोशन राय के दिल में टीस सी उठी।
पीड़ा की एक लहर समूचे बदन को तड़पा गई और उसने बेअख्तियारी नमीरा का चेहरा अपने सीने से लगा लिया। रोशन राय की जगह समीर होगा ये। धैर्य धीरे जाता रहा। संयम के तमाम बंद उसके दुख के रेले में बह गए। वह फूट फूट कर रो दिया। तब रॉली हिम्मत करके आगे बढ़ा। उसने समीर राय के कंधे पर धीरे से हाथ रखा। वह हौले से बोला, उठे मालिक, हवेली चलें। समीर ने जैसे उसकी बात सुनी ही नहीं। वह नमीरा की लाश को सीने से लगाए चीख चीख कर रोता रहा। रॉली ने अब उसके दोनों कंधों पर हाथ रखकर धीरे से दबाया और दोबारा कहा, मालिक, हवेली चलें। और अब एकाएक जैसे समीर को होश आया। उसने अपनी हिचकियों पर काबू पाते हुए जैसे तैसे कहा, नहीं रॉली, अब मैं हवेली नहीं जाऊंगा। मैं हवेली छोड़ आया हूँ। लेकिन मालिक, ऐसे हालात में आप कहाँ जाएंगे? ऐसी हालत में आप कहाँ जाएंगे? रॉली बोला। ये सब बड़े मालिक को बताना ज़रूरी है। हाँ, तो बता देना। उन्हें बता देना कि मैंने अपनी बीवी की लाश वसूल कर ली है। अब मैं उसे अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। समीर की आंखों के आंसू अब रोश में बदलने लगे थे। उसने नमीरा को दोबारा कालीन पर लिटा दिया और एक झटके से खड़ा हो गया। खड़ा हुआ तो उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसके कदम डगमगाने लगे, लेकिन वह कदम जमाए खड़ा रहा। मालिक, ऐसा ना करें, हमारे साथ हवेली चलें। रॉली ने हाथ जोड़ विनती की। तुम मुझे अभी कहाँ ले जा रहे थे? समीर राय ने खोए खोए अंदाज में पूछा। मालिक, बम्बई। रॉली ने जवाब दिया। किसके हुक्म पर? हुक्म पर। समीर ने फिर पूछा। बड़े मालिक के हुक्म पर, उसने जवाब दिया। तो फिर अब क्या हुआ? उनके हुक्म पर बम्बई चला। मैं किसी कीमत पर हवेली नहीं जाऊंगा। ये मेरा आखिरी फैसला है। और मालिक, मालकिन? रॉली ने डरते डरते पूछा। उन्हें हवेली ले जाऊं? वह मेरी बीवी है, उसका हवेली से क्या नाता? हवेली वाली नहीं तो उसे इस हाल में पहुंचाया है। नमीरा के समीर ने नमीरा के करीब बैठते हुए कहा। रॉली ने हॉली को और हॉली ने रॉली को देखा। उनकी समझ में नहीं आया कि क्या करें। समीर राय अपना फैसला नहीं बदलने वाला था, इसका एहसास उन्हें था। लेकिन रोशन राय को जब तक इन हालात का पता लगेगा तो वह जाने इन दोनों के साथ क्या बर्ताव करें। ये एक ऐसी सूरत हाल थी जिसकी तो शायद कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। कालीन में लिपटी लाश आखिर यहाँ बीच सड़क पर किसने ला रखी थी? यह महज एक संयोग था या किसी प्लानिंग के तहत रमीरा की लाश को समीर राय के रास्ते में रख दिया गया था? और फिर यह लाश रखी किसने? कौन था वह शख्स? वह एक अनूठी रात थी। आकाश के माथे पर चांद किसी दुल्हन के टीके की तरह चमक रहा था। पूरे चांद की रात थी। रेत के समुद्र पर चांदनी किसी चादर की तरह फैली हुई थी। फिर भी यह एक भयावह हौलनाक रात थी। ऐसी उजली रोशन रात और ऐसी भयावह। जब दिलों पर वहशत हो, अगले पल की खबर ना हो कि क्या होने वाला है, तो चांदनी क्या करेगी? चांद का सौंदर्य कौन देखेगा? बाहर का मौसम तो उसी वक्त अच्छा लगता है जब इंसान के भीतर का मौसम महका हुआ हो, उसके मन मस्तिष्क में सुकून हो। दूर क्षितिज तक फैला रेगिस्तान, किसी मोटे कालीन की तरह बिछी रेत, हौले हौले बहती हुई ठंडी हवा, किसी मनमोहक चेहरे की तमक चरह चमकता हुआ उज्जवल चांद। लेकिन मंत्रमुग्ध कर देने वाली रात से सम्मोहित होने वाला यहाँ कोई नहीं था। नमीरा थी, लेकिन उसे अपना होश नहीं था। उस पर जो जुल्म हुआ था, उस पर वह हैरतज़दा थी, गुमसुम थी। यह अचानक क्या से क्या हो गया था? उसकी एक दिन की बच्ची को उससे छीन लिया गया था और उसे एक तेज रफ्तार ऊँट पर डालकर रेगिस्तान में अकेला छोड़ दिया गया था। उस नन्ही सी जान से क्या अपराध हो गया था? खुद उसे भी यही सज़ा दी गई थी। ऊँट तेजी से भागा जा रहा था और उसे अपने आप को संभालना मुश्किल हो रहा था। उसकी अपनी हालत ठीक नहीं थी। आज ही तो उसने एक बच्ची को जन्म दिया था। अत्यधिक कमज़ोरी थी। ऐसी औरत का तो बहुत ख्याल रखा जाता है, लेकिन रोशन राय ने उस पर जुल्म की इंतहा कर दी थी। बच्ची तो उससे छीनी ही थी, उसे भी हवेली से निकाल बाहर किया था। आखिर उसका क्या दोष था? दोष तो था, वह एक गरीब की बेटी थी। हवेली के इकलौते वारिस से शादी की थी और अब उसने एक लड़की को जन्म दे दिया था। अपराध ही अपराध थे, कसूर ही कसूर थे उसके। पर सब पीड़ा से गुजरी थी वह। अब ऊँट की तेज रफ्तारी ने उसे और भी निढाल कर दिया था। उसकी आंखें धुंधलाई जा रही थीं, दिमाग पर गुब्बार सा छा रहा था। यही महसूस हो रहा था उसे जैसे वो रेत के अंदर धंसी जा रही हो। ऊँट की दुम से बधी घंटी की टन टन धीरे धीरे मध्यम पड़ती जा रही थी। फिर कुछ देर बाद उसे होश न रहा कि वह कहाँ है और किस हाल में है। इसी रात की सुबह सुबह का उजाला फैलने लगा था। कंगनपुर में जिंदगी अंगड़ाई ले रही थी। हाकम अली अपने कमरे से निकल अपने जानवरों को चारा डालने के लिए बाड़े की तरफ बढ़ा। वह जब बाड़े के दरवाजे पर पहुंचा तो उसने एक अजीब मंजर देखा। पहले तो उसे यकीन ही नहीं आया।
अपनी नज़र का धोखा महसूस हुआ, लेकिन वह नज़र का धोखा नहीं था। वह उसी का ऊँट था जो बाड़े के दरवाजे पर बैठा ऊंची गर्दन किए जुगाली किए जा रहा था। उसकी पीठ पर काठी बंधी हुई थी। उस काठी में एक औरत बेसुध सी पड़ी थी। इस अजीब नज़ारे ने उसे दहला कर रख दिया। वह तेजी से अपने ऊँट की तरफ बढ़ा। वह एक खूबसूरत औरत थी, जिंदा थी मगर बेहोश थी। हाकम अली उस औरत को ऊँट सहित अपने घर ले आया। घर की औरतों ने उस औरत को पूरी सावधानी से ऊँट से उतारा और सहन में बिछी एक चारपाई पर लिटा दिया। हाकम अली की मां ने उस औरत का अच्छी तरह मुआयना किया। वह औरत किसी अच्छे घर की लगती थी। पहली समस्या उसे होश में लाने की थी। हाकम अली की मां ने उसके मुंह पर धीरे धीरे पानी के छींटे मारे, उसके अलव सहलाए। कुछ देर बाद जाकर औरत के शरीर में निर्जीव हरकत हुई। उसने धीरे धीरे आंखें खोल दी। उसने अपने सामने देहात की एक बूढ़ी औरत को पाया जो बड़ी चिंता से उसकी तरफ देख रही थी। उसे आंखें खोलते देख बूढ़ी औरत के चेहरे के भाव तेजी से बदले। उसका चेहरा खुशी से खिल उठा। लेटी रहो, अभी उठने की कोशिश ना करो, मैं तुम्हारे लिए दूध लाती हूँ, वो मोहब्बत से बोली। अम्मा तुम बैठो, मैं लाती हूँ दूध, हाकम अली की बीवी चांद ने कहा। अच्छा ठीक है, ज़रा जल्दी ला। और फिर वह बूढ़ी हाकम अली की माँ उस औरत से मुखातिब हुई। तुम कौन हो बेटी? मेरा नाम नमीरा है माँ जी। वह नमीरा थी, उसने अपनी कमज़ोर आवाज़ में जवाब दिया। हाकम अली की मां ने जब महसूस किया कि नमीरा कमज़ोरी की वजह से बोलने में दिक्कत महसूस कर रही है तो उसने उससे और कुछ न पूछा। नमीरा को गरम गरम दूध पिलाया। कुछ देर बाद मक्की की रोटी, मक्खन और गुड़ का नाश्ता कराया। नमीरा भूखी थी, पेट में कुछ पड़ा तो उसे सुकून मिला। उसने अपनी आंखें पूरी तरह खोल दी और इस घर को नजर घुमाकर देखा। वह एक छप्पर तले चारपाई पर लेटी हुई थी। उस घर में 3 औरतें थीं। एक हाकम की माँ जो उसकी सेवा करने में सबसे आगे थी, दूसरी हाकम अली की बीवी चांद जो अपनी सास की मदद कर रही थी, और तीसरी हाकम अली की छोटी बहन कोई 17-18 बरस की। वह दूर खड़ी बस नमीरा को देखे जा रही थी। माँ जी, मैं कहाँ हूँ? नमीरा ने बुढ़िया से पूछा। यह कंगनपुर है बेटा, सरहदी इलाका। लेकिन तुम कहाँ से आई हो? अम्मा ने पूछा। अब मैं क्या बताऊं कि मैं कहाँ से आई हूँ? नमीरा दुविधा का शिकार थी। अम्मा मुस्कुरा कर बोली, अरे बताएगी नहीं तो हमें कैसे पता पड़ेगा कि तू कहाँ की है? मैं रोशनगढ़ी की हूँ, नमीरा ने सच बोला। तू कहाँ जा रही थी? कहीं नहीं अम्मा, बस किस्मत जहाँ ले आई वहाँ आ गई, नमीरा ने भीगी आंखों के साथ जवाब दिया। आखिर कुछ पता तो पड़े कि इस नाजुक हालत में तू घर से क्यों निकली? इस सवाल के जवाब में नमीरा ने कुछ छिपाना ठीक नहीं समझा। जो उस पर गुजरी थी सब कह सुनाई। हाकम अली की माँ उसकी कहानी सुनकर हैरान रह गई। यह संदेह तो पहले ही था कि वह किसी बड़े घर की औरत है। उसका अंदाजा सही था। नमीरा हवेली से आई थी और रोशनगढ़ी के मशहूर जागीरदार रोशन राय की बहू थी। उसने नमीरा की दुख भरी दास्तान हाकम अली को कह सुनाई। वह भी नमीरा की आपबीती सुनकर स्तब्ध रह गया। हाकम अली ने कुछ सोचा, फैसला किया और फिर अपनी माँ को नमीरा का खास ख्याल रखने की हिदायत दे खुद राजा सलीम की हवेली पहुंच गया। नमीरा के बारे में उसे बताना जरूरी समझा था हाकम अली ने। हवेली पहुंचकर हाकम अली ने अपने आने की इत्तला भिजवाई। राजा सलीम अपनी तीनों बीवियों के साथ नाश्ता कर रहा था। हवेली की सेविका ने झुककर राजा सलीम को बताया, राजा भाई, बाहर मास्टर हाकम अली आया है। इस वक्त? राजा सलीम ने हैरत से पूछा। इस वक्त क्यों आया है? मालूम नहीं जी, बेचारी नौकरानी भला क्या बताती। मालूम करवाओ, राजा सलीम ने उसे सर्द निगाहों से देखते हुए कहा। हाकम अली मास्टर नहीं था, वह पिछले वक्त का मैट्रिक पास था। हवेली के बच्चों को शाम को पढ़ाने आता था, इसलिए हवेली में मास्टर हाकम अली कहलाता था। सेविका बाहर से खबर लेकर आई। उसने राजा सलीम के निकट होकर और जरा सा झुककर कहा, वो जी कोई खास खबर लेकर आया है। ठीक है, उसे बरामदे में बिठाओ, हम नाश्ता करके आते हैं, राजा सलीम ने आदेश दिया। नाश्ता करने के बाद जब राजा सलीम मूँछों पर ताव देता हुआ बरामदे में पहुंचा तो हाकम अली एक मूड़े पर बैठा हुआ था। राजा सलीम को देखते ही वह उठा और अपने हाथ जोड़ दिए। बैठो मास्टर, सुनाओ, सुबह सुबह आज कहाँ से निकल पड़े? राजा भाई, आपके लिए एक ऐसी खबर लेकर आया हूँ कि सुनोगे तो जी खुश हो जाएगा। अच्छा? राजा सलीम की आंखें मुस्कुराने लगी। वह तख्त पर बैठ गाँव तकिए का सहारा लेकर बोला, भाई, अब मास्टरों के पास भी हमारे लिए खबरें होने लगी, और वो भी जी खुश करने वाली। अच्छा भाई, तो फिर सुनाओ, तुम्हारी खबर भी सुन लेते हैं। हाकम अली तख्त की तरफ झुका, वह भेदपूर्ण सरगोशी में बोला, राजा भाई, खास खबर है, अकेले में। उसने दाएं तरफ खड़े मुलाजिम की तरफ कनखियों से देखा, वो बात अधूरी छोड़ दी। ओहो, आज तो कमाल ही होगा, कहते हुए राजा सलीम ने अपने मुलाजिम को जाने का इशारा किया। मास्टर के पास जी खुश करने वाली खबर, और वह भी खुफिया।
अकेले में सुनाने वाली? वाह मास्टर, तो फिर सुनाओ। राजा भाई, खबर जागीरदार रोशन राय के बारे में है। अच्छा। राजा सलीम ने फिर हैरत से आंखें मटकाईं। यह उसके बात करने का एक खास अंदाज था। फिर तो बाबा वाकई खबर जोरदार होगी, जल्दी सुनाओ। राजा भाई, रोशन राय की बहू मेरे घर में बैठी है। क्या? राजा सलीम फौरन सीधा होकर बैठ गया। बहू? मास्टर, तेरा मतलब है कि समीर राय की बीवी? हाँ राजा भाई, अब आप बिल्कुल ठीक समझे। अरे मास्टर, तू खबर तो वाकई बड़ी ज़ोरदार और ख़तरनाक लगाए। भाई तू तो एक मोटे इनाम का हकदार हो गया। हम तो तुझे निरा मास्टर समझते थे, पर तू बड़े काम का बंदा निकला। अब तू जरा पूरी बात बता। समीर राय की बीवी कंगनपुर, और वह भी तेरे घर में कैसे पहुंची? हाकम अली ने अक्षर अक्षर वह सब कुछ बता दिया जो नबीना ने उसकी माँ को बताया था। बाबा, ये बात तो कुछ समझ में नहीं आई। आखिर रोशन राय ने अपनी बहू को ऊँट पर बैठाकर रेगिस्तान में क्यों हाँक दिया? और सबसे हैरत की बात यह है कि वह ऊँट कंगनपुर कैसे आ गया, और वह भी तेरे दरवाजे के आगे? राजा सलीम ने अपना दिमाग लड़ाया था। राजा भाई, वह मेरा ऊँट है। उसे मैंने 15 दिन पहले पैंठ में बेचा था। जब उसे रेगिस्तान में हाँका गया, वह भी अकेले, तो उसने कंगनपुर का रास्ता पकड़ लिया। वह मेरा ऊँट था, मेरे बाड़े में पहुँच गया। हाकम अली ने बताया। अरे हाँ, ऐसा ही हुआ होगा, ऐसा ही होना था। राजा सलीम ने फिर आंखें फाड़ी। और ये जो हुआ है वाकई कमाल हुआ है मास्टर। तूने आज बड़ा कमाल किया है, तेरा इनाम पक्का। अब मैं तुझे जैसा बताता हूँ तू वैसा कर। जो हुक्म राजा भाई। मूड़ा लाकर इधर बैठ जा मेरे पास। राजा सलीम ने बड़ी खुश दिली से कहा। वह मास्टर से एक मुलाजिम से कुछ ज़्यादा ही मीठे लहजे में बात कर रहा था। किसी जमाने में राजा सलीम और रोशन राय की दोस्ती की मिसालें दी जाती थी। ऐसी दोस्ती किसी किसी को नसीब होती है। राजा सलीम हालांकि इतना बड़ा जमींदार नहीं था जितना बड़ा रोशन राय, लेकिन उसका रौब व दबदबा रोशन राय से ज़्यादा था। राजा सलीम की पहुंच व असर व रसूख उच्चाधिकारियों से लेकर राजनेताओं तक था। वह अपना काम निकलवाना खूब जानता था। उसने रोशन राय के भी बहुत से टेढ़े काम करवाए थे। जहाँ रोशन राय का असर व रसूख काम न आता था, वहाँ राजा सलीम का मोहरा चल जाता। उन दोनों की दोस्ती काफ़ी पुरानी थी। स्कूल का साथ कॉलेज तक गया। दोनों ग्रेजुएट थे, लेकिन शिक्षा ने उन दोनों का कुछ नहीं बिगाड़ा था। उनकी करतूतें देखकर उनकी डिग्रियां भी शर्माती थीं। फिर यही दोस्ती एक दिन दुश्मनी में बदल गई। जग प्रसिद्ध है कि दुश्मनी 3 चीज़ों की वजह से होती है, एक पैसा, दूसरी औरत और तीसरी ज़मीन। लेकिन यहाँ दुश्मनी की बुनियाद एक चौथी चीज़ थी। जी हाँ, चौथी। वो एक घोड़ी थी। इसमें संदेह नहीं कि वह अरबी नस्ल की घोड़ी बला की खूबसूरत थी। उसका मालिक अरबाब खान था। अरबाब खान राजा सलीम और रोशन राय दोनों का ही साझा दोस्त था। तब अरबाब खान ने उन दोनों को अपने इलाके में शिकार के लिए बुलवाया था। और जब अरबाब खान जीप की जगह अपनी घोड़ी पर सवार होकर हवेली से बाहर आया था, तो वे दोनों घोड़ी को देखकर दंग रह गए थे। दोनों ही जीप में बैठते बैठते रुक गए थे। अरबाब खान अपनी घोड़ी दौड़ाता हुआ उनके करीब पहुंचा और घोड़ी से उतर गया। उसने घोड़ी की गर्दन थपथपाते हुए पूछा था, कैसी है? बहुत शानदार, राजा सलीम के मुंह से निकला। बहुत खूबसूरत, रोशन राय मंत्रमुग्ध सा बोला। अरबाब खान, क्या इसे बेचोगे? राजा सलीम के मुंह से बेख्तियार निकल गया। राजा, ऐसी बात क्यों करते हो? क्या ये आपको पसंद है? अरबाब खान ने पूछा। पसंद? अरे बाबा, मैं तो इसे देखते ही इस पर आशिक हो गया। राजा सलीम ने मुस्कुराते हुए कहा। बस तो राजा भाई, ये घोड़ी आपकी हुई, अरबाब खान ने अपनत्वपूर्ण स्वर में ऐलान कर दिया। शुक्रिया अरबाब खान, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। राजा सलीम ने तकल्लुफ ना किया और घोड़ी फौरन कबूल कर ली, जबकि रोशन राय इस घोड़ी को हसरत से देखता ही रह गया। उसे अपने आप पर गुस्सा था कि उसने बोलने में पहल क्यों नहीं की। क्यों सोचता रह गया, वरना यह मुश्किल घोड़ी उसकी हो चुकी होती। शिकार खत्म हुआ, वे लोग अपनी अपनी हवेलियों की तरफ लौट गए। लेकिन यह घोड़ी रोशन राय के दिमाग में बैठ कर रह गई। वह हर वक्त उसी की कल्पना में रहने लगा। रह रहकर उसके दिल में कसक होती। यही सोचता कि जाने उसने बोलने में पहल क्यों नहीं की, वरना घोड़ी उसकी होती। फिर यह चुभन बढ़ती ही गई। दिल में यह कांटा जो चुभा हुआ था, उसने चाहा कि उस घोड़ी का ख्याल उसके जहन से निकल जाए, लेकिन ज्यों ज्यों वह उसे दिल से निकालने की कोशिश करता था, त्यों त्यों वह उसके दिल में बसती जाती। और उसकी ये तलक अंततः ऐसी बड़ी कि रोशन राय वह करने पर उतर आया जो किसी ने न किया होगा। उसने एक दिन रॉली को अपने बेडरूम में बुलवाया। बेडरूम में बुलावे का मतलब था संगीन मामला। रॉली फौरन हाजिर हुआ। जी मालिक, हुक्म। वह रोशन राय के सामने सिर झुकाकर खड़ा हो गया। रॉली, राजा सलीम के पास चंद दिन पहले एक मुश्किल घोड़ी आई है, उसको ठिकाने लगाना है। रोशन राय ने अपना फैसला उसे सुनाया। मालिक, अगर मैंने सुनने में कोई गलती नहीं की है, तो आपका मतलब है कि इस घोड़ी को मारना है? रॉली हकीकत रोशन राय का हुक्म सुनकर चकरा गया था।
किसी घोड़ी का कत्ल, और वो भी जो एक खास करीबी दोस्त की मिल्कियत हो। ऐसी घोड़ी की मौत भला क्या अर्थ रखती थी? मालिक, उसे मार डालने की बजाय उसे वहां से निकाल क्यों ना लाऊं? रॉली ने हिम्मत करके पूछा था। बेवकूफ़, हम उसे कहाँ छिपा कर रखेंगे? वह छिपा कर रखने की चीज़ थोड़ी है। मालिक, अगर आपका उस पर दिल आ गया है तो राजा भाई से ले लें। रॉली ने फिर हिम्मत करके एक सुझाव दिया। वो घोड़ी उसने खुद अरबाब साहब से तोहफा कबूल की है। बाबा, उसे हम उससे कैसे मांग सकते हैं? रोशन राय ने मजबूरी बताई। अच्छा मालिक। रॉली के चेहरे पर उलझन के भाव थे। यह मसला उसकी समझ में नहीं आया था। देखो बाबा, बात यह है कि जो चीज़ हमें पसंद आ जाए उसे हम किसी और के पास रहने नहीं देते। इसलिए बाबा, यह हमारी मजबूरी है। रॉली, तुम हमारी मजबूरी को समझो बाबा। ठीक है मालिक, मैं अब समझ गया। आप बेफिक्र हो जाएं। रॉली ने मोहलत चाहिए। जा, हमने 3 दिन दिए। रोशन राय खुश दिली से बोला। पर एक बात याद रहे, तुम मेरे खास आदमी हो, इसलिए तुम्हें ये खास काम सौंप रहा हूँ। दोस्ती का मामला ज़रा ख्याल रखना, तुम पर किसी की नज़र ना पड़े। लेकिन सारे फैसले इंसान के हाथ में नहीं होते। कभी कभी तकदीर भी अपना खेल खेलती है। कुछ फैसले वह अपने हाथ में ले लेती है, ऐसे फैसले जिन्हें तकदीर अपने हाथ में ले लेती है। प्रायः इतिहास लिखते हैं, यह फैसला भी कुछ ऐसा ही था। इससे इतिहास लिखा गया। एक बेमिसाल मजबूत दोस्ती एक बेमिसाल मजबूत दुश्मनी में बदल गई। रॉली ने तो अपने तौर पर हर मुमकिन सावधानी रखने की कोशिश की थी, लेकिन कोशिश के बावजूद वह देख व पहचान लिया गया। अपनी मालूमात के हिसाब से वह पूर्ण सावधानी के साथ ही राजा सलीम के जानवरों के बाड़े में दाखिल हुआ था। इस घोड़ी के लिए ज़रा अलग से जगह बनाई गई थी। इस तबेले में उसे घोड़ी के अलावा दो घोड़े और थे, और ये दोनों एक साथ बंधे थे। जब रॉली बाड़े में दाखिल हुआ तो आधी रात का वक्त था। बाड़े में अंधेरा फैला हुआ था। एक चारपाई पर 2 शख्स सो रहे थे। अब तकदीर ने अपना खेल शुरू किया। एक शख्स की आंख अचानक खुल गई। उसने अंधेरे में एक साए को मुश्की घोड़ी की तरफ बढ़ते हुए देखा। वह फौरन उठकर बैठ गया। उसने तकिए के नीचे से टॉर्च निकाली व दबे पांव उस साए के पीछे हो लिया। उसने उसे पीछे से दबोच लेने का मन बनाया था। अभी वह साए से 5 कदम पीछे ही था कि तकदीर ने जैसे अपना फैसला लिख डाला, और वह क्षण इतिहास बन गया। रॉली ने घोड़ी के निकट पहुंचते ही अपना हाथ उठाया और घोड़ी के सिर का निशाना लेकर फायर कर दिया। फिर उसने 2 गोलियां और दागी ताकि घोड़ी की मौत यकीनी हो जाए। इसके बाद वह तेजी से पलटते ही उसके चेहरे पर टॉर्च की रोशनी पड़ी। फायर की आवाज़ सुनकर दूसरा शख्स जो चारपाई पर सो रहा था भी तड़प कर उठा। उसने टॉर्च की रोशनी में एक चेहरा देखा, और इस चेहरे का वह अच्छी तरह से पहचानता था। उसने इस बंदे को जाने कितनी बार रोशन राय के साथ देखा था। टॉर्च की रोशनी ने जब रॉली के चेहरे को उजागर कर दिया तो उसने उस टॉर्च वाले पर भी गोली चलाने में ज़रा देर न लगाई। गोली खाकर बंदा नीचे गिरा और रॉली विद्युतीय गति से बाहर निकल गया। दूसरे शख्स की हिम्मत न हुई कि वह उठकर रॉली का पीछा करे। वह अपने साथी का अंजाम देख चुका था। हाँ, उसे अभी यह मालूम न था कि तबेले में आने वाली नई घोड़ी का भी काम तमाम हो चुका है। सुबह की रोशनी राजा सलीम की हवेली में तहलका मचाती हुई उतरी थी। बाड़े का रखवाला राजा सलीम के सामने खड़ा थर थर काँप रहा था। वह अपने मालिक को बता चुका था कि घोड़ी और उसके साथी को गोली मारने वाला रोशन राय का खास बंदा रॉली था। राजा सलीम बहुत ही काइयाँ आदमी था। वह इस घटना को पी गया। न उसने रोशन राय से कोई शिकायत की और न ही किसी को बताया कि उसने एक आदमी और घोड़ी को मारने की इस वारदात में रोशन राय का आदमी शामिल है। वह रोशन राय से उसी गर्मजोशी से मिला जिस तरह मिलता था। राजा सलीम ने कुछ समय तक खामोश रहने के बाद अपना हाथ दिखाया। जितने अरसे खामोशी रही, रोशन राय बहुत खुश रहा कि रॉली ने बड़ी होशियारी के साथ इस काम को अंजाम दिया है। वह घोड़ी अगर उसे नहीं मिल सकी थी तो वह राजा साहब के पास भी न रही थी। वह सोच भी नहीं सकता था कि राजा सलीम के अंदर कैसा तूफान उठ रहा है। मामला ठंडा पड़ चुका था। रोशन राय निश्चिंत था कि उधर राजा सलीम ने एक दिन बाबू करंट नाम के अपने गुर्गे को बुलवा भेजा। 10 मिनट बाद ही बाबू करंट हाथ बांधे उसके सामने खड़ा था। राजा सलीम तब अपने बाग में था। वह बाग में बड़ी कुर्सी पर बैठ गया और उसने बाबू करंट को निहारते हुए कहा, हाँ भाई, बाबू करंट आ गए तुम? जी राजा साईं। बाबू करंट ने आदर के साथ कहा, खूब। तो अब यह बताओ कि क्या तुम सिर्फ नाम के करंट हो या किसी को वाकई करंट मार सकते हो? राजा सलीम ने अपने विशिष्ट अंदाज में आंखें फैलाईं। राजा भाई, आप हुक्म करें। 440 वोल्ट का करंट लगे ही लगे है। बाबू ने अपने सीने पर हाथ रखकर जानिसारी से कहा, तो तुम्हें रोशनगढ़ी जाना है बाबू? राजा सलीम ने हुक्म सुनाया, जाऊंगा राजा भाई, सिर के बल जाऊंगा। आज मैं तुझे एक राज की बात बताता हूँ, गौर से सुन। वह जो हमारी मुश्किल घोड़ी और बंदे की जिसने जान ली थी, जानता है वो कौन था? राजा भाई, अगर इसी का पता चल जाता तो मैं कातिल को पाताल से भी घसीट लाता।
वो रोशन राय का बंदा रॉली था। राजा सलीम ने उसे बताया। हैरत हुई सुनकर राजा भाई। बाबू सचमुच हैरान हुआ था। ऐसा काम उसे रॉली ने क्यों किया? इसमें रॉली का कोई कसूर नहीं। उसे जैसा हुक्म मिला वैसा कर दिया। अभी बाबा, मैं जो तुम्हें हुक्म दूंगा तुम क्या करोगे? राजा भाई, जो आप हुक्म करेंगे। अब देखो बाबू, करंट रोशन राय ने हमारी पसंद की घोड़ी मरवा दी, तो खून का बदला तो खून ही है ना बाबा? राजा सलीम ने पूछा। बिल्कुल राजा साईं, बिल्कुल। बाबू ने हामी भरी। तो फिर सुन। रोशन राय की घुड़साल में 10-12 घोड़े हैं। उनमें सबसे उम्दा और कीमती घोड़ा सफ़ेद रंग का है। उस घोड़े की पहचान यही है कि वो पूरा का पूरा सफ़ेद है, मगर उसके माथे पर रुपए बराबर का काला निशान है। रोशन राय की जान है ये घोड़ा। बस तुम्हें उस घोड़े को अस्तबल से निकालना है। कर लोगे ये काम? राजा सलीम ने अपनी छोटी छोटी आंखों से बाबू को घूर कर देखा। जान पर खेल कर करूंगा, बाबू करंट ने पुख्ता लहजे में कहा। बस तो बाबू करंट, तू करंट की तरह दौड़ जा, पर एक बात का ख्याल रखना, गोली नहीं चलानी है, कुल्हाड़ी कुल्हाड़ी चलानी है। राजा भाई, मैं समझा नहीं। बाबू उसकी सूरत देखने लगा। कोई बात नहीं बाबू करंट, मैं तुझे समझाता हूँ कि क्या करना है। फिर राजा सलीम ने इस पेशेवर गुर्गे को अच्छी तरह समझा दिया कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अनहोनी के अगले भाग में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।